हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स सक्सेस। मैं हूँ वेदांशी मित्तल और मैं पढ़ा रही हूँ आपको इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स का सब्जेक्ट टैक्सेशन। अब तक हम बेस ऑफ टैक्सेशन कवर कर चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक रेजिडेंशियल स्टेटस, इनकम्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स और उसके बाद हमने सारे हेड ऑफ इनकम भी कवर कर लिए हैं। लास्ट की वीडियो में हमने कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कर लिया था और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लबिंग, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। इस टॉपिक को करने के बाद हम अपना जीटीआई इजीली कैलकुलेट करना सीख पाएंगे। तो हमने सारे हेड्स ऑफ इनकम कवर कर लिए हैं। आज हम इसको कवर करके वी विल बी डन विद द कैलकुलेशन ऑफ जीटीआई, राइट। सो वी आर हाफ वे थ्रू टू द सिलेबस। इसके बाद आई थिंक कुछ 5 से 6 वीडियोस में तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो का एजेंडा देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम सेक्शन 60 टू सेक्शन 65, मतलब कि काम मैंने किया और टैक्स किसी और को भरना पड़ेगा, इजी लैंग्वेज में, ठीक। फिर हम देखेंगे इंट्रा हेड सेट ऑफ। इंट्रा हेड सेट ऑफ मतलब हम इसमें ये देखेंगे कि अगर तुम्हारा लॉस है और प्रॉफिट है, प्रॉफिट के अगेंस्ट लॉस तुम्हारा सेम हेड के अंदर क्या सेट ऑफ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। फिर हम देखेंगे इंटर हेड सेट ऑफ। अगर तुम्हारा इंटर हेड सेट ऑफ करने के बाद भी तुम्हारा लॉस बच जाता है तो क्या वो किसी और हेड ऑफ इनकम में सेट ऑफ किया जा सकता है, ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ फ्रॉम सेक्शन 71B टू 80। इंटर हेड सेट ऑफ करने के बाद भी तुम्हारा कुछ लॉस बच जाता है तो वो कितने असेसमेंट ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेट ऑफ। सेट ऑफ करने पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में हम एक क्विक सा रिवीजन कर लेंगे। जो जो आज सेक्शंस हम पढ़ेंगे उनका एक फाइनल क्विक रिवीजन टेबल देख लेंगे, जो तुम नोट कर लेना अपने इजी क्विक रिवीजन नोट्स में, राइट। एंड टुवर्ड्स द एंड हमेशा की तरह हम कुछ पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे ताकि तुम लोगों का कंसेप्ट टेस्ट हो जाए और क्लियर हो जाए। सो Now, without any further ado, let's get started. तो सबसे पहला टॉपिक है आपका क्लबिंग ऑफ इनकम, व्हाट एंड व्हाई। तो दोस्तों, तुम मान लो कि तुम लोग बहुत स्मार्ट हो। आई एम सॉरी, मैंने मानने को बोला, तुम लोग स्मार्ट हो, ठीक है। तुम लोग बहुत स्मार्ट हो। तो तुम लोग स्मार्ट हो और तुम्हारी सैलरी है 20 लाख पर ईयर। तो तुम लोग इनकम के हाईएस्ट ब्रैकेट में हो। अब आपके मन में ये आया कि आप अपनी प्रॉपर्टी अपने स्पाउस के नाम पे कर दो, तो जो रेंट इनकम होगी वो आपके स्पाउस के नाम पर आएगी, तो उस पर जो टैक्स होगा वो आपके स्पाउस के इनकम ब्रैकेट के हिसाब से पे होगा। स्लैब रेट आपके स्पाउस के इनकम के बेसिस पर लगेगा। पर नहीं, गवर्नमेंट स्मार्ट है, ऐसा कुछ नहीं होने देती है। जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसने ट्रांसफर करी है, उसी के नाम पर टैक्स लगेगा, ठीक है। रेंट चाहे किसी को भी मिले, बट जिसने ट्रांसफर करी है प्रॉपर्टी उसी के इनकम पर टैक्स लगेगा। यही होता है क्लबिंग ऑफ इनकम। इनकम ट्रांसफर तो हो गई, लेकिन टैक्स के लिए ट्रांसफरर के हाथ में ही वो टैक्सेबल होती है। ट्रांसफरर के हाथ में उस टाइम पे इनकम वापस आ जाती है और ट्रांसफरर के हाथ में ही वो टैक्सेबल हो जाती है। यही होता है क्लब हो जाना इनकम का। और एक इम्पोर्टेंट बात, क्लबिंग की कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं होती है, कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगता है। सिर्फ इतना होता है कि वो इनकम आपकी टोटल इनकम में ऐड हो जाती है और आपके स्लैब रेट के हिसाब से उस इनकम पर टैक्स लगता है, सिंपल, ठीक। क्लबिंग मेनली इन्हें अफेक्ट करता है, स्पाउस को, माइनर चिल्ड्रन को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स को, पर्सन विद रिवोकेबल ट्रांसफर अरेंजमेंट्स को, इन सबको मेनली अफेक्ट करता है आपका क्लबिंग। तो ये होता है आपका क्लबिंग ऑफ इनकम, सिंपल सी भाषा में। अब समझते हैं सेक्शन 60 एंड 61। सेक्शन 60 में आता है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, मतलब इनकम ट्रांसफर करो और एसेट अपने पास रखो। क्या कहना चाह रहा है ये सेक्शन, एक एग्जांपल से समझो। मिस्टर ए के पास एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग पे 50,000 का रेंट आ रहा है। अब मिस्टर ए ने एक काम किया, उन्होंने बैंक को बोल दिया कि अब जो रेंट का चेक आएगा वो मेरी वाइफ के नाम से देना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेंट की इनकम ट्रांसफर कर दी अपने वाइफ के अकाउंट में। तो क्या ये इनकम ट्रांसफर हो जाने से जो रेंट पे टैक्स लग रहा था, जो रेंट इनकम पर आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम पर टैक्स लग रहा था, क्या वो वाइफ के टैक्स स्लैब रेट से लगने लगेगा? नहीं। सेक्शन 60 यही कहता है, भाई बिल्डिंग तेरी है, रेंट तेरा है, इनकम किसी को भी मिले पर है तो तेरी ही प्रॉपर्टी ना, तो चेक किसी के नाम पर भी आए, मिस्टर ए की प्रॉपर्टी पर जो इनकम आ रही है वो मिस्टर ए की ही है और मिस्टर ए के ही पास टैक्सेबल होगी, मिस्टर ए के हाथ में ही टैक्सेबल होगी। यही कहता है आपका सेक्शन 60। तो सिंपल सी बात है, एसेट अपना है तो तुम इनकम कहीं भी डाइवर्ट कर दो, फर्क नहीं पड़ता, टैक्सेबल तो वो तुम्हारे ही हाथ में होगी सिंस एसेट तुम्हारा है।
ठीक, यही है तुम्हारा सेक्शन 60। सेक्शन 61 क्या है? सेक्शन 61 है रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। यहाँ बंदे ने थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से चीटिंग करने की कोशिश करी है। वो एसेट ट्रांसफर कर रहा है, पर वो जो ट्रांसफर ऑफ एसेट है वो रिवोकेबल है, मतलब वो कैंसिल किया जा सकता है। ठीक, चीटिंग करी पर थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड तरीके से चीटिंग करने की कोशिश करी है। तो मतलब अब मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने अपनी बिल्डिंग अपनी वाइफ के नाम पर ही कर दी। जो एक्चुअल एसेट है वो ट्रांसफर किया गया है, प्रॉपर्टी की डीड भी चेंज करी गई है, पर वो आपका रिवोकेबल है। वो जो ट्रांसफर है वो रिवोकेबल है, वो कैंसिल किया जा सकता है। तो अगर आपने अपनी बिल्डिंग, अपनी प्रॉपर्टी, अपना एसेट अपनी वाइफ के नाम पर कर दिया, पर उस ट्रांसफर डीड में अगर लिखा हुआ है कि ये ट्रांसफर कभी भी कैंसिल हो सकता है, ये ट्रांसफर रिवोकेबल है, तो उस केस में भी गवर्नमेंट बोलती है भाई हम तो इनकम तुम्हारी ही मानेंगे, हम तो नहीं मान रहे हैं ये इनकम तुम्हारी वाइफ की, हम इनकम अभी भी तुम्हारी मानेंगे, क्योंकि ये जो ट्रांसफर डीड है ये रिवोकेबल है। ठीक, ये कहता है आपका सेक्शन 61। एक्सेप्शन कब होता है? एक्सेप्शन तब होता है कि जब आपका जो ट्रांसफर डीड है वो ट्रूली इररिवोकेबल है, आपका एक्चुअली आपने प्रॉपर्टी वाइफ के नाम कर दी है और वो कभी भी ट्रांसफर बैक नहीं होगी, देन इन दैट केस क्लबिंग ऑफ इनकम्स नहीं होगा। दैट इज द एक्सेप्शन टू सेक्शन 61। तो ये है सेक्शन 60 और सेक्शन 61 में ट्रांसफर ऑफ एसेट। नेक्स्ट है सेक्शन 64 में क्लबिंग विद स्पाउसेस इनकम। स्पाउस की इनकम के साथ क्लबिंग कैसे होती है? सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 स्पाउस सैलरी फ्रॉम अ कंसर्न। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मिस्टर शर्मा की एक कंपनी है और मिस्टर शर्मा का उस कंपनी में 25% स्टेक होल्डिंग है मिस्टर शर्मा की। उसी कंपनी में मिसेस शर्मा भी काम करती हैं और मिसेस शर्मा काम करती हैं विद द रिक्वेस्ट ऑफ मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा ने मिसेस शर्मा को उस कंपनी में काम करवाया है। अब इस केस में जो मिसेस शर्मा की इनकम होगी वो आपकी क्लब हो जाएगी मिस्टर शर्मा की इनकम के साथ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिस्टर शर्मा का इंटरेस्ट है उस कंपनी में, मिस्टर शर्मा का स्टेक है, 20% से ज्यादा स्टेक है मिस्टर शर्मा का उस कंपनी में। और मिसेस शर्मा की जो जॉब है वो उनकी जॉब लगी है मिस्टर शर्मा की वजह से, उनकी खुद की बेसिस पर नहीं लगी है वो जॉब मिस्टर शर्मा के कहने पर लगी है उनकी उस कंपनी में जॉब। तो ये जो इनकम होती है दोनों स्पाउसेस की, ये एसएससी के इनकम में क्लब होती है। मतलब जिस इंसान का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर कंपनी में, उस इंसान की इनकम में क्लब होती है दोनों स्पाउस की इनकम। जनरल केस में एसएससी कौन होता है? जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होता है आपका उस पर्टिकुलर कंपनी में, उस एसएससी के इनकम में क्लब होती है दोनों स्पाउसेस की इनकम। इसमें एक स्पेशल केस भी होता है। उसमें ये होता है कि अगर आपके दोनों पार्टनर्स का ही इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर कंपनी में, दोनों पार्टनर्स का ही स्टेक होल्डिंग है उस पर्टिकुलर कंपनी में, तो उन दोनों में से जिसकी भी हाईएस्ट इनकम होगी उस इंसान की इनकम में क्लब होगी दूसरे इंसान की इनकम। जनरल केस में तो आपका एसएससी वो होता है जिसका स्टेक होल्डिंग इंटरेस्ट होता है, उसके में दूसरे इंसान की इनकम क्लब हो जाएगी। बट स्पेशल केस में जब दोनों की ही स्टेक होल्डिंग इंटरेस्ट होते हैं कंपनी में, उस केस में आपका एसएससी वो होता है जिसकी हायर इनकम होती है, राइट। एक एक्सेप्शन इस सेक्शन का ये होता है कि अगर आपका स्पाउस उस पर्टिकुलर कंपनी में जॉब कर रहा है अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के बेस पे, आपके स्पाउस के कहने पर नहीं, अपनी खुद की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के बेस पे उसको उस कंपनी में जॉब मिली है, तब उस केस में आप दोनों पार्टनर्स की इनकम क्लब नहीं होगी। तो अगर जैसे हमारे एग्जांपल में मिसेस शर्मा को खुद की डिग्री के बेसिस पे, खुद के प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर उस पर्टिकुलर कंपनी में जॉब मिली होती, तो उनकी इनकम मिस्टर शर्मा की इनकम से क्लब नहीं होती। ये एक्सेप्शन होता है सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 का। दूसरा सेक्शन है आपका सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4। ये है स्पाउस का इनकम फ्रॉम ट्रांसफर्ड एसेट। इसमें समझो, मान लो आपने अपनी वाइफ को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब या तो फ्री में या फिर बहुत कम प्राइस में आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, गिफ्ट कर दी अपनी वाइफ को। तो उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी, रेंट, डिविडेंड या कुछ भी, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से कुछ भी इनकम आएगी वो आप ही की इनकम में क्लब होगी, ठीक है, क्योंकि आपने बिना किसी एडिक्वेट कंसिडरेशन के प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी अपने पार्टनर को। तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से जो भी इनकम जनरेट होगी वो आपकी इनकम में क्लब होगी। और क्लबिंग तब भी कंटिन्यू होती रहेगी अगर दोनों पार्टनर्स आपस से अलग भी हो गए हैं, तब भी। अगर पार्टनर्स अलग हो गए हैं और प्रॉपर्टी की ओनरशिप कंप्लीटली पार्टनर के पास भी चली गई है, तब भी आपकी इनकम में ही वो काउंट होगी, वो इनकम तब भी क्लब होती रहेगी इन फ्यूचर एज वेल। ट्रांसफर हो जाने के बाद रिलेशनशिप क्या है दैट रियली डजंट मैटर,
मैटर ये करता है कि इनकम क्लब होती रहेगी क्योंकि आपने एक एडिक्वेट कंसिडरेशन के बिना प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी। तो अगर ट्रांसफर फ्री ऑफ कॉस्ट था तो क्लबिंग परमानेंट है। अब समझते हैं सेक्शन 64 सब सेक्शन 1A में माइनर चाइल्ड की इनकम। क्लबिंग का रूल है इसका, इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड बिलो 18 इयर्स इज क्लब्ड विद द पेरेंट हु हैज द हायर इनकम। तो एक माइनर चाइल्ड की कोई भी इनकम उसके उस पेरेंट की इनकम के साथ क्लब होगी जिसकी हायर इनकम है, जिस पेरेंट की इनकम हायर है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर और मिसेस वर्मा है, उनका एक बेटा है 10 साल का। मिस्टर वर्मा की इनकम तो है 12 लाख रुपीस और मिसेस वर्मा की इनकम है 8 लाख रुपीस। उन दोनों ने साथ में मिलकर एक एफडी बना रखी है अपने 10 साल के बेटे के लिए। उस एफडी पर इंटरेस्ट आ रहा है 30,000 रुपए का। तो अब वो जो 30,000 रुपए हैं वो सेक्शन 64 सब सेक्शन 1A के हिसाब से किसकी इनकम के साथ क्लब होंगे? मिस्टर वर्मा की इनकम के साथ क्लब होंगे वो 30,000 रुपए, क्योंकि मिस्टर वर्मा की इनकम 12 लाख है और मिसेस वर्मा की इनकम 8 लाख रुपए है। तो मिस्टर वर्मा की इनकम के साथ आपके वो 30,000 रुपए जो बेटे की एफडी पर आ रहे हैं, माइनर चाइल्ड के एफडी पर आ रहे हैं, वो क्लब हो जाएंगे। लेकिन हमने एक एग्जाम्पशन पढ़ा था सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 में माइनर चाइल्ड पर 1500 रुपए पर ईयर टैक्स फ्री होते हैं। तो ये जो 30,000 रुपए का आपका इंटरेस्ट आ रहा है इसमें से 1500 रुपए माइनस होकर क्लब होंगे मिस्टर वर्मा की इनकम में। अब मैं आपको इसके एक्सेप्शंस बताती हूँ जिसमें माइनर की इनकम आपकी क्लब नहीं होती है पेरेंट्स की इनकम के साथ। ऐसे कौन से एक्सेप्शंस होते हैं? एक्सेप्शंस होते हैं जब माइनर अपनी खुद की मेहनत की कमाई से कोई पैसा कमा रहा है, वो कमाई आपकी उसके पेरेंट्स की इनकम के साथ क्लब नहीं होती है। उसमें आता है जैसे उसने खुद की मेहनत से मैनुअल वर्क या लेबर किया है, या फिर उसकी कोई खुद की स्किल या टैलेंट है, जैसे अ पर्सन इज गुड एट प्लेइंग सम स्पोर्ट्स और वो टूर्नामेंट्स में जाकर कोई प्राइज मनी जीत कर आ रहा है, तो वो इनकम उसकी खुद की हाथ में टैक्सेबल होगी। वो इनकम उसके पेरेंट्स के साथ आपकी क्लब नहीं होगी, ठीक है। तो उसके खुद की स्पेशल नॉलेज के बेसिस पे, उसके खुद के स्किल या टैलेंट पे, अ पर्सन इज गुड एट प्लेइंग चेस, तो चेस टूर्नामेंट में जाकर जीत रहा है, उससे उसको जो प्राइज मनी मिल रही है वो उसकी खुद की इनकम है, उसकी खुद की मेहनत से की हुई इनकम है, वो उसकी पेरेंट्स की इनकम से क्लब नहीं होती है अंडर सेक्शन 64 सब सेक्शन 1A। तो क्या की पॉइंट्स हैं आपके माइनर चाइल्ड की इनकम के? माइनर चाइल्ड की इनकम आपकी किससे क्लब होती है? उस पेरेंट की इनकम से क्लब होती है जिसकी हायर इनकम होती है। और माइनर चाइल्ड की खुद की मेहनत से कमाई हुई इनकम क्लब नहीं होती है पेरेंट्स की इनकम के साथ। और एग्जाम्पशन कितना होता है? 1500 पर माइनर चाइल्ड पर ईयर आपका एग्जाम्पशन होता है। सेक्शन 80U के अंडर डिसेबल्ड माइनर की इनकम भी क्लब नहीं होती है। ये एक और एक्सेप्शन होता है आपका माइनर्स इनकम में। अब देख लेते हैं सेक्शन 64 सब सेक्शन 2 के अंदर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर आपको कोई मेंबर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर कोई खुद की प्रॉपर्टी को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पूल में डाल देता है, अपनी खुद की ओन करी हुई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करके एचयूएफ के पूल में डालने की कोशिश करता है, तो उस पर हुई हुई इनकम पर जो टैक्स होगा वो उसी मेंबर की इनकम पर लगेगा। तो जो उसकी इनकम होगी, उस प्रॉपर्टी से अर्न की हुई इनकम होगी, वो उस इंडिविजुअल मेंबर की ही इनकम होगी, वो एचयूएफ की कंप्लीट इनकम की तरह ट्रीट नहीं होगी। ये कहता है आपका सेक्शन 64 सबसेक्शन 2। तो कोई एचयूएफ का मेंबर स्मार्ट प्ले करने की कोशिश करता है तो नहीं, वो काम नहीं करेगा। इंडिविजुअल इनकम उसके इंडिविजुअल की इनकम की तरह ही टैक्स होगी, वो पूल नहीं कर पाएगा उस इनकम को। चलो अब समझते हैं सेट ऑफ्स, कैसे हम अपने लॉस को प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ करते हैं। ये मैंने तुमको हाउस प्रॉपर्टी में भी बताया था। अब जरूरी तो नहीं है तुमको सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, कुछ केसेस में लॉसेस भी होते हैं। तो वो जो लॉसेस होते हैं हम उनको सेट ऑफ कर सकते हैं प्रॉफिट्स के अगेंस्ट। तो सबसे पहले हम सेक्शन 17 में इंट्रा हेड सेट ऑफ करते हैं। मतलब जैसे हाउस प्रॉपर्टी के केस में समझ लेते हैं, तुम्हारे पास 2 हाउस प्रॉपर्टीज हैं, तो तुम्हें हाउस प्रॉपर्टी ए से 50,000 का प्रॉफिट हुआ और हाउस प्रॉपर्टी बी से 30,000 का लॉस हुआ। तो तुम अपना ये जो 30,000 का लॉस है ये अपने 50,000 के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो और तुम्हारे पास 20,000 बच जाएगा नेट वैल्यू सेट ऑफ करने के बाद भी, ठीक। तो तुम ऐसे इंट्रा हेड सेट ऑफ कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी का हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही सेट ऑफ कर सकते हो। तो क्या क्या अलाउ होता है आपका इंट्रा हेड सेट ऑफ में? लॉस फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ विद इनकम फ्रॉम अदर हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। लॉस फ्रॉम वन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ विद प्रॉफिट फ्रॉम अनदर बिजनेस, ठीक। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपका सेट ऑफ किया जा सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के अगेंस्ट। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है वो आपका फ्लेक्सिबल होता है, वो एसटीसीजी और एलटीसीजी दोनों के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है। वेयर हमने पढ़ा था जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है वो सिर्फ आपका एलटीसीजी के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किया जा सकता है,
जो कि अब हम नॉट अलाउड की कैटेगरी में सबसे ऊपर देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपका सिर्फ एलटीसीजी के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है। ठीक, स्पेक्यूलेशन लॉसेस जो होते हैं आपके, वो भी सिर्फ स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किए जा सकते हैं। और सेक्शन 35A(d) में जो आपका बिजनेस लॉस होता है, वो भी सिर्फ सेक्शन 35A(d) में जो आपकी इनकम होगी उसी के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है। इंट्रा हेड सेट ऑफ में आपके ये सब सेट ऑफ अंडर द सेम हेड ऐसे सेट ऑफ किए जा सकते हैं। ये सब करने के बाद भी अगर आपका कुछ एक्सेस लॉस बच जाता है तो फिर हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे, विच इज द इंटर हेड सेट ऑफ। तो अब हमारा इंट्रा हेड सेट ऑफ करने के बाद भी कुछ लॉस बच गया था, तो क्या हम किसी और हेड के इनकम से, किसी और हेड के प्रॉफिट में उस दूसरे हेड के लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कुछ कुछ केसेस में कुछ कुछ कंडीशंस हैं, वो देख लेते हैं हम। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आपका सेट ऑफ किया जा सकता है आपकी सैलरी इनकम के अगेंस्ट, किसी भी प्रॉपर्टी के, किसी भी इनकम हेड के अगेंस्ट आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ किया जा सकता है अंडर सेक्शन 71 सब सेक्शन 3A। बट इसमें एक कैप है, मैक्सिमम लिमिट है इसमें कि कितना लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हो किसी और हेड के अगेंस्ट, जो कि है आप मैक्सिमम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2000 पर ईयर सेट ऑफ कर सकते हो अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड। ये आपका आया था फाइनेंस एक्ट 2017 में। ये जो मैक्सिमम कैप इंट्रोड्यूस हुआ था, ये फाइनेंस एक्ट 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आपका अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो वो आप अपनी पीजीबीपी की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, आप अपनी सैलरी की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, बट सिर्फ 2 लाख रुपए तक। 2 लाख से ज्यादा होगा तो वो बचा हुआ इनकम आपका फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपका 3.5 लाख का हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस है तो आप सैलरी में 2 लाख तक सेट ऑफ कर सकते हैं, बचा हुआ आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अंडर सेक्शन 71B। ठीक, अगर मैं बिजनेस या प्रोफेशन की लॉस की बात करूं तो आपका जो बिजनेस और प्रोफेशन का लॉस है वो किसी भी इनकम हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है एक्सेप्ट फॉर सैलरी। सैलरी के अगेंस्ट आप अपना बिजनेस या प्रोफेशन का लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपनी सैलरी पर तो एटलीस्ट टैक्स दो ही, क्योंकि वो एक फिक्स्ड इनकम है। बिजनेस और प्रोफेशन की लॉस को तो आप कहीं और भी सेट ऑफ कर सकते हो और उनको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो फॉर सम असेसमेंट ईयर्स। तो सैलरी पे टैक्स चाहती है गवर्नमेंट, इसलिए उसने ये रूल लगा दिया कि आप जो पीजीबीपी से हो रहा लॉस है उसको आप सैलरी के अगेंस्ट नहीं सेट ऑफ कर सकते हो, बाकी किसी भी हेड की इनकम के अगेंस्ट आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एमसीक्यू में आ जाता है कि पीजीबीपी का लॉस आप बताओ किस हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। तो पीजीबीपी का लॉस किस हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है? सैलरी। अगर आपका कैपिटल लॉस है तो कैपिटल लॉस किसी भी हेड से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। कैपिटल लॉस में आप इंटर हेड सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, नेवर, यू कैन डू इंटर हेड सेट ऑफ नेवर। और इसमें भी अंदर में भी हमने सीखा था कि जो एसटीसीएल होता है वो तो एसटीसीजी और एलटीसीजी के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है, पर जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होता है। और अगर उसके बावजूद भी आपका लॉस बचता है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके इन फर्दर असेसमेंट ईयर्स सेट ऑफ कर सकते हैं धीरे धीरे, बट किसी और हेड की इनकम से उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। राइट, तो कैपिटल लॉस स्टेज विद इन द कैपिटल गेन्स हेड ओनली। ठीक, तो ये था आपका इंटर हेड सेट ऑफ। तो क्या है आपका करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से? सबसे पहले आपका होता है इंट्रा हेड सेट ऑफ अंडर सेक्शन 17। सेम हेड के अंदर सबसे पहले आप अपने सेट ऑफ्स करते हैं, उसके बाद भी अगर आपका कुछ लॉस बच जाता है तो आप कोशिश करते हैं कि आप किसी और हेड से सेट ऑफ करने की कोशिश करें, विच इज इंटर हेड सेट ऑफ। उसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में आपकी मैक्सिमम 2 लाख की कैप है, आपका कैपिटल लॉस किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता है, और आपका जो पीजीबीपी का लॉस है वो आप सैलरी हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो इंटर हेड सेट ऑफ होता है इंट्रा हेड सेट ऑफ के बाद अंडर सेक्शन 71। उसके बाद हम अगर ये सब करने के बाद भी, इंटर हेड सेट ऑफ करने के बाद भी अगर आपका कुछ लॉस बच जाता है, उसको हम अपने हेड में ही, उसको हम उसके ही हेड में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कैरी फॉरवर्ड का क्या टाइम लिमिट होता है, कितने ईयर्स के लिए कौन सा इनकम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है सेक्शन 71B से 80 तक, और कैरी फॉरवर्ड हो जाने के बाद हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं इन फ्यूचर ईयर्स। तो क्या याद रखना है, पहले इंट्रा हेड, फिर इंटर हेड, फिर कैरी फॉरवर्ड एंड देन सेट ऑफ इन फ्यूचर ईयर्स।
तो ये होता है आपका सीक्वेंस टू डू द सेट ऑफ लॉसेस। अब कैरी फॉरवर्ड के पीरियड्स और रूल्स देख लेते हैं फ्रॉम सेक्शन 71B से सेक्शन 73A तक। सबसे पहले है आपका सेक्शन 71B में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और ये 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होने के बाद सिर्फ आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम में ही सेट ऑफ हो सकता है, किसी और इनकम हेड में सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखने की ये है, ये इकलौता ऐसा लॉस है जिसमें आपको टाइमली रिटर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओनली इन सेक्शन 71B हाउस प्रॉपर्टी लॉस के केस में ही आपको सिर्फ ऐसा एक्सेप्शन मिलता है कि आप टाइमली रिटर्न करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज सेक्शन 72 नॉर्मल बिजनेस लॉस। नॉर्मल बिजनेस लॉस आपका 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और ये किसी भी बिजनेस इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, ये किसी भी बिजनेस इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है, सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है। टाइमली रिटर्न करना इसमें रिक्वायर्ड होता है। टाइमली रिटर्न आपका सब में रिक्वायर्ड होता है, बस आपका एक एक्सेप्शन है टाइमली रिटर्न के केस में, विच इज हाउस प्रॉपर्टी लॉस सेक्शन 71B, बाकी सब में रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, सेक्शन 73 है आपका स्पेक्यूलेशन बिजनेस लॉस। इसका कैरी फॉरवर्ड पीरियड होता है 4 इयर्स। ठीक, 4 इयर्स के अंदर आपको इसको सेट ऑफ करना होता है। ये आपका सिर्फ स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है, टाइमली रिटर्न इसमें भी रिक्वायर्ड होता है। सेक्शन 73A आपका है सेक्शन 35AD के बिजनेस लॉस के लिए। इसका कैरी फॉरवर्ड पीरियड इज अनलिमिटेड। आप कितने भी सालों तक इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये भी पर आपका सिर्फ सेक्शन 35AD के इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है, टाइमली रिटर्न इसमें भी रिक्वायर्ड होता है। फिर आता है आपका सेक्शन 74 में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, जिसका कैरी फॉरवर्ड पीरियड है 8 साल। ये आपका STCG और LTCG दोनों के अगेंस्ट आपका सेट ऑफ किया जा सकता है, टाइमली रिटर्न रिक्वायर्ड होता है। सेक्शन 74 में ही आता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। इसका कैरी फॉरवर्ड पीरियड भी 8 साल है। आप इसको 8 साल तक धीरे धीरे सेट ऑफ कर सकते हैं, सिर्फ LTCG के अगेंस्ट। STCG के अगेंस्ट आप अपना LTCL सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, इसमें भी आपका टाइमली रिटर्न रिक्वायर्ड होता है। लास्ट है आपका सेक्शन 74A रेस हॉर्स लॉसेस। ये भी आपके सिर्फ रेस हॉर्स से जो इनकम हो रही है उसके अगेंस्ट सेट ऑफ किए जा सकते हैं और इसका पीरियड है 4 साल। 4 साल तक आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं रेस हॉर्स की इनकम के अगेंस्ट ही, और इसमें भी टाइमली रिटर्न आपका रिक्वायर्ड होता है। आप समझते हैं सेक्शन 80 द रिटर्न फाइलिंग रूल। ये आपका कोई लॉस का टाइप नहीं है, ये एक रूल है। ये कहता है कि अगर आपने रिटर्न लेट फाइल करी, यानी ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के ड्यू डेट के बाद में फाइल करी आपने अपनी रिटर्न, तो आप अपना कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी ITR को फाइल करने में लेट हो गए हैं अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के हिसाब से, तो आप अपना कैरी फॉरवर्ड करने का राइट लूज कर चुके हैं फॉर दैट ईयर। राइट, इसमें एक्सेप्शन होता है हाउस प्रॉपर्टी लॉस का। अगर आपका ITR फाइल करना लेट हो गया है तो सिर्फ आप हाउस प्रॉपर्टी लॉस पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बाकी किसी और लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिस्ट्रिक्शंस। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम कुछ ऐसे लॉसेस की बात करेंगे जिनको लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, मतलब उनको कहाँ सेट ऑफ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, उनका इंटर हेड इंट्रा हेड सेट ऑफ हो सकता है, कब तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, कुछ ऐसे लॉसेस के बारे में डिस्कस करेंगे अब हम। तो सबसे पहला है आपका सेक्शन 73 में स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस। स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन एक ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जिस ट्रांजेक्शन में जब आप कोई शेयर, गुड्स, सर्विसेज बाय और सेल करते हैं पर उनकी डिलीवरी नहीं लेते हैं, मतलब आप शेयर्स, गुड्स, सर्विसेज इनको बाय और सेल तो कर रहे हैं पर इनकी डिलीवरी नहीं ले रहे हैं। शेयर मार्केट में जो इंट्राडे ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हीं को कहते हैं स्पेकुलेशन। तो जो स्पेकुलेशन के बिजनेस से आपका लॉस हो रहा है वो किसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है? वो आपका सिर्फ स्पेकुलेशन प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है। जो आपका स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है वो आपका सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किया जा सकता है। मतलब अगर आपका कोई नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट है तो आप उसके अगेंस्ट इस बिजनेस के लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है मैक्सिमम 4 असेसमेंट ईयर्स के लिए। आप अगले 4 सालों तक इसको आराम से कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हैं,
सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट। एक कंपनी जिसका मेन काम ही बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स है, तो उस कंपनी के मेन बिजनेस को गवर्नमेंट स्पेकुलेशन बिजनेस ही मानती है। इस रूल में एक्सेप्शन है बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनीज को। अगर कोई बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो उसका मेन बिजनेस नहीं माना जाएगा, ये मेन बिजनेस माना जाएगा किसी कंपनी का, एक्सेप्ट फॉर बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज। ठीक है, अगर कोई कंपनी का डेली का काम ही ये है बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स का, उसका मेन बिजनेस कंसिडर कर लिया जाता है स्पेकुलेशन बिजनेस को। नेक्स्ट इज सेक्शन 73 में डिफाइन किया हुआ सेक्शन 35 AD के बिजनेस का लॉस। सेक्शन 35 AD में कुछ स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं, जैसे कि कोल्ड चेन, हॉस्पिटल, अफोर्डेबल हाउसिंग, लेइंग पाइपलाइंस, ऐसे कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस हैं सेक्शन 35 AD के अंडर। इन पर्टिकुलर बिजनेसेस को गवर्नमेंट एनकरेज करती है डिडक्शंस देकर। तो सेक्शन 73A कहता है कि अगर इन बिजनेसेस में लॉस हुआ तो इन बिजनेस का जो लॉस है वो भी सिर्फ इन्हीं बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है, किसी नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट नहीं और किसी और हेड के अंडर भी नहीं, सिर्फ इसी बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट इस बिजनेस का लॉस सेट ऑफ किया जा सकता है और इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। अब तक हमने सब में देखा कि किसी का या तो 4 साल या 8 साल कैरी फॉरवर्ड पीरियड था। इसमें एक्सेप्शन है, ये इकलौता एक ऐसा लॉस है जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, इसमें कोई लिमिट नहीं है कैरी फॉरवर्ड करने की, आप जब तक चाहें तब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और कितने भी सालों तक इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ ले कि बताइए इनमें से, आपको 4 सेक्शंस दे दे और आपसे पूछ ले कि बताइए इनमें से कौन से सेक्शन में अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो आंसर होगा सेक्शन 35 AD के बिजनेस का लॉस। फिर है आपका सेक्शन 74 में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था और इस वीडियो में भी अभी मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किया जा सकता है STCG और LTCG दोनों के अगेंस्ट सेट ऑफ। ठीक है, हो गया यार। तो सिंस ये STCG के अगेंस्ट भी सेट ऑफ नहीं किया जा सकता है तो इंटर हेड सेट ऑफ की तो बात ही नहीं बनती है। तो LTCL आपका सिर्फ LTCG के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है, ना ये STCG के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है, ना ये किसी और हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 74A में रेस हॉर्स मेंटेनेंस लॉस। ये थोड़ा सा अनयूजुअल है, लॉस फ्रॉम मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। तो ये भी यही कहता है कि अगर आपको रेस हॉर्स मेंटेन करने के कारण कोई लॉस हो रहा है तो वो इसी के प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है और किसी प्रॉफिट के अगेंस्ट या और किसी हेड में सेट ऑफ नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ रेस हॉर्स मेंटेनेंस के प्रॉफिट के अगेंस्ट ही सेट ऑफ हो सकता है आपका रेस हॉर्स मेंटेनेंस का लॉस। ठीक, नेक्स्ट इज सेक्शन 80 में लेट रिटर्न इज इक्वल टू लूज कैरी फॉरवर्ड एक्सेप्ट HP। ये कोई लॉस नहीं है, ये आपका रूल है। सेक्शन 80 कहता है अगर आपने ITR की डेट तक, अपना ड्यू डेट तक अगर आपने नहीं करी है तो आप उस पर्टिकुलर साल में कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे एक्सेप्ट फॉर द हाउस प्रॉपर्टी लॉस। हाउस प्रॉपर्टी लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आप ITR फाइल करने में लेट हो गए हैं, बट अगर आप ITR फाइल करने में लेट हो गए हैं तो आप बाकी कोई सा भी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। ठीक, ये कहता है आपका सेक्शन 80। अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे तुम्हारा पूरा जो थ्योरी पढ़ी है अब तक उसका रिवीजन हो जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे तुम उस थ्योरी की हेल्प से इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है आपका प्रीवियस ईयर दे रखा है 2023 से 2024 और असेसमेंट ईयर हो गया उसका 2024 से 2025। इनकम फ्रॉम सैलरी है 4,50,000। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखा है 3,20,000। बिजनेस ए का प्रॉफिट दे रखा है 1,80,000। बिजनेस बी पर जो स्पेकुलेशन का बिजनेस है उसका लॉस दे रखा है 70,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स दे रखे हैं 60,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दे रखा है 1,10,000। कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम एंड लॉसेस टू कैरी फॉरवर्ड, टाइमली रिटर्न वाज फाइल्ड। टाइमली रिटर्न हो गई थी, इसका मतलब हम लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, हमको ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है। एक बार अभी पॉज करके खुद सॉल्व करके देखो, नहीं होता है तो कम बैक टू द वीडियो, मैं तो अब सोल्यूशन बताऊंगी ही, बट एक बार खुद से पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी तक हमने जितने भी रूल्स देखे उनके बेसिस से एक बार इसको सॉल्व करके देखो
कौन सा लॉस आपका सेट ऑफ हो जाएगा कौन से प्रॉफिट के अगेंस्ट और कौन सा लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। चलो ट्राई इट राइट नाउ। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, हम इंट्रा हेड सेट ऑफ करते थे। तो इंट्रा हेड सेट ऑफ के लिए देख लेते हैं हम, हमारा पहला एक लॉस दे रखा है हाउस प्रॉपर्टी का। क्या हमारे पास कोई और हाउस प्रॉपर्टी दे रखी है? नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो इंट्रा हेड में सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। बिजनेस का प्रॉफिट और बिजनेस का लॉस दे रखा है, तो क्या आपका स्पेक्यूलेशन का जो लॉस है वो आपके नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है? नहीं हो सकता है। स्पेक्यूलेशन का लॉस आपका सिर्फ स्पेक्यूलेशन के बिजनेस के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है, तो आपका इंट्रा हेड सेट ऑफ में स्पेक्यूलेशन का लॉस भी सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। फिर है हमारे कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस गिवन है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन गिवन है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है वो सिर्फ आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ होता है। यहाँ तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रखा है गेन्स में, तो इसका मतलब इंट्रा हेड सेट ऑफ में आपका कैपिटल गेन्स का भी सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। Which means we move to the next step, which would be interhead set off. अब इंटरहेड सेट ऑफ में लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को हम किसी और हेड से सेट ऑफ कर सकते थे जिसमें मैक्सिमम की कैप थी। मैक्सिमम कैप याद है हाउस प्रॉपर्टी की इंटरहेड सेट ऑफ में 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए ही आप मैक्सिमम सेट ऑफ कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी को किसी और हेड से। तो यहाँ पे कितना गिवन है? 3,20,000। अब उसको अगर मैं इनकम फ्रॉम सैलरी से सेट ऑफ करूं तो कितना सेट ऑफ कर सकती हूँ मैं? 2 लाख सेट ऑफ कर सकती हूँ। तो 4,50,000 में से मैक्सिमम 2 लाख आप माइनस कर देंगे तो 2,50,000 तो आपकी नेट की सैलरी बच जाएगी। हाउस प्रॉपर्टी का बैलेंस लॉस कितना बचेगा? 3,20,000 में से 2 लाख माइनस होके 1,20,000। तो जब आपने हाउस प्रॉपर्टी का 2 लाख लॉस इनकम फ्रॉम सैलरी से सेट ऑफ कर दिया, सैलरी बची आपके पास 2.5 लाख और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बचा 1,20,000। ये 1,20,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हमारे लॉस कौन कौन से कैरी फॉरवर्ड के हो गए हैं? हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, हाउस प्रॉपर्टी का 1,20,000 कैरी फॉरवर्ड होगा और स्पेकुलेशन का लॉस 70,000 आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। तो आप पहले जीटीआई निकाल लेते हैं। जीटीआई में हमारे पास क्या क्या है? जीटीआई में आएगा आपका नेट सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ करने के बाद जो आपके पास सैलरी बचा वो था 2.5 लाख रुपए। बिजनेस ए से हमें प्रॉफिट हो रहा था 1,80,000 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा था हमें 60,000। तो आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा 4,90,000। ठीक है, और कैरी फॉरवर्ड क्या क्या होगा आपका? कैरी फॉरवर्ड होगा आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 1,20,000 8 साल के लिए, स्पेकुलेशन का लॉस 70,000 4 साल के लिए और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होगा आपका 1,10,000 8 साल के लिए। ये सारे लॉसेस आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो ऐसे कंप्यूट करते हैं हम अपना ग्रॉस टोटल इनकम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन की मदद से कि कैसे हम कैरी फॉरवर्ड्स और सेट ऑफ्स करते हैं एंड कैसे टुवर्ड्स द एंड हम अपना जीटीआई कैलकुलेट करते हैं। अब एक बार फाइनल क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि तुम्हारा ये पूरा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए और एग्जाम में जाने से पहले तुम्हें सिर्फ ये वाला टेबल रिवाइज करना पड़े, तुम्हें फिर से पूरे के पूरे नोट्स को गो थ्रू ना करना पड़े। एक फटाक से क्विक सा रिवीजन करते हैं। सेक्शन 71B में आता है आपका हाउस प्रॉपर्टी, वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 8 सालों के लिए। एक बार आप इंटरहेड सेट ऑफ कर चुके हैं उसके बाद जो कैरी फॉरवर्ड हुआ हुआ लॉस है वो सिर्फ आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम में ही सेट ऑफ होगा, दोबारा आपके इंटरहेड सेट ऑफ्स नहीं हो सकते हैं। और सिर्फ सेक्शन 71B एक ऐसा सेक्शन है जिसमें टाइमली रिटर्न्स रिक्वायर्ड नहीं है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। सेक्शन 71B इज द ओनली सेक्शन जिसमें आपके टाइमली रिटर्न्स आर नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट इज सेक्शन 72 नॉर्मल बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस का कैरी फॉरवर्ड पीरियड है 8 साल और इसको आप किसी भी बिजनेस इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। टाइमली रिटर्न इज रिक्वायर्ड। टाइमली रिटर्न हर किसी के लिए रिक्वायर्ड है एक्सेप्ट फॉर हाउस प्रॉपर्टी लॉस सेक्शन 71B। You have to remember this. सेक्शन 73 में आता है आपका स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस का कैरी फॉरवर्ड पीरियड है आपका 4 साल और ये सिर्फ आपके स्पेकुलेशन के प्रॉफिट के अगेंस्ट ही सेट ऑफ हो सकता है। सेक्शन 73A है आपका सेक्शन 35AD के कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस, इनका कैरी फॉरवर्ड पीरियड अनलिमिटेड है। क्या है? सेक्शन 35AD के बिजनेसेस का कैरी फॉरवर्ड पीरियड आपका अनलिमिटेड है। इनको भी आप सिर्फ सेक्शन 35AD के बिजनेस के प्रॉफिट के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अंडर सेक्शन 74। इसका कैरी फॉरवर्ड है आपका 8 साल और इसको आप STCG और LTCG दोनों के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं।
सेक्शन 74 में LTCL कैरी फॉरवर्ड 8 साल, पर आप इसको सिर्फ LTCG के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हैं। सेक्शन 74A में रेस हॉर्सेज, इनका कैरी फॉरवर्ड पीरियड है 4 साल और इसको भी आप सिर्फ रेस हॉर्स प्रॉफिट के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हैं। तो आपको कुछ जो स्पेशल एक्सेप्शंस याद रखने हैं वो ये याद रखने हैं कि सेक्शन 71B में इकलौता ऐसा सेक्शन है जिसमें टाइमली रिटर्न्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन 73 और सेक्शन 74A में आपके स्पेकुलेशन बिजनेस और रेस हॉर्सेस का कैरी फॉरवर्ड पीरियड 4 साल है और जो सेक्शन 74 में LTCL है वो सिर्फ LTCG के अगेंस्ट सेट ऑफ होता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अलग से सेपरेट याद रखने हैं, बाकी सब में ऑलमोस्ट हर चीज सेम ही है। तो ये थे आपके कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ वगैरह के रूल्स एंड एक क्विक सा रिविजन। अब कुछ PYQs देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मिस्टर रमेश इनकम रुपीज 8 लाख एंड हिज वाइफ सुनीता's इनकम रुपीज 6 lakh. Have a minor daughter Priya, age 10. Priya earned rupees 60,000 from a fixed deposit in her name during previous year 2023 to 2024. How will this income be treated? क्या ट्रीटमेंट होगा प्रिया जो उनकी 10 साल की बच्ची है उसकी फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट की इनकम की? क्या पढ़ा था हमने माइनर चाइल्ड के क्लबिंग ऑफ इनकम में कि माइनर चाइल्ड की इनकम जो उसकी खुद की मेहनत की इनकम नहीं है वो उस पेरेंट की इनकम में जाती है जिसकी इनकम हायर होती है। तो इन ऑप्शंस में से बताओ क्या एप्रोप्रिएट आंसर होगा? आंसर होगा 58,500, क्योंकि क्लबिंग होगी डैड के इनकम में, क्योंकि डैड की इनकम है उसके 8 लाख और मॉम की इनकम है उसकी 6 लाख, तो क्लबिंग होगी डैड के इनकम में। बट अनदर थिंग इज आपको हर साल माइनर चाइल्ड पे एक एग्जम्पशन मिलता है विच इज 1500 पर चाइल्ड। 1500 आप इस इंटरेस्ट में से माइनस करेंगे फिर आपके डैड की इनकम में क्लब करेंगे, तो 58,500 clubbed with Ramesh income because his income is higher. Okay, so this will be the answer for this particular question. Next question is, Miss Priya had a long-term capital loss of rupees 1,50,000 and a short-term capital gain of rupees 1 lakh during previous year 2023 to 2024. She also had long-term capital gain of rupees 80,000. What is her net capital gain position? मिस प्रिया का LTCL दे रखा है 1.5 लाख और STCG दे रखा है 1 लाख, उनका LTCG भी दे रखा है 80,000। तो अब उनका नेट कैपिटल गेन पोजीशन बताना है। हमें पता है कि LTCL सिर्फ LTCG के अगेंस्ट सेट ऑफ होता है, बचा हुआ 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो अब इस क्वेश्चन में बताओ उनका नेट कैपिटल गेन पोजीशन क्या होगा? सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, उनका LTCL LTCG के अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाएगा। जो 1.5 लाख का लॉस है वो 80,000 के अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाएगा और जो बैलेंस बचेगा वो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, द बैलेंस वुड बी 70,000। और जो उनका 1 लाख का STCG है वो आपका एज इट इज टैक्सेबल हो जाएगा, राइट? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस अनीता हैज सैलरी ऑफ रुपीज 9 लाख एंड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ रुपीज 3,50,000 ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2023 टू 2024. व्हाट इज हर ग्रॉस टोटल इनकम आफ्टर परमिसिबल सेट ऑफ? मिस अनीता की सैलरी इनकम दे रखी है 9 लाख रुपए की और उनका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दे रखा है 3.5 लाख। अब बताओ ग्रॉस टोटल इनकम क्या होगा परमिसिबल सेट ऑफ के बाद? हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है 3.5 लाख। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस इंटर हेड सेट ऑफ हो सकता है, वी नो दैट, बट उसकी एक कैप है। कैप क्या है? 2 लाख रुपए। तो ये जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो सिर्फ 2 लाख रुपए सेट ऑफ हो सकता है अगेंस्ट द सैलरी इनकम। तो अगर आप सैलरी इनकम से सेट ऑफ करोगे तो आपके पास नेट सैलरी कितनी बचेगी? 7 लाख रुपए आपके पास नेट सैलरी बचेगी और आपका कैरी फॉरवर्ड का लॉस कितना बचेगा? कैरी फॉरवर्ड का लॉस बचेगा 1.5 लाख रुपए। तो फिर आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 7 लाख। ओनली 2 लाख हाउस प्रॉपर्टी लॉस सेट ऑफ, बैलेंस 1.5 लाख कैरीड फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिस्टर गुप्ता incurred a short term capital loss of rupees 80,000 in previous year 2023 to 2024. He filed his return of income on 31st December 2024. The due date under section 139 subsection 1 was 31st July 2024. What happens to his loss? मिस्टर गुप्ता का STCL दे रखा है 80,000, ठीक है। उन्होंने अपना रिटर्न फाइल किया है 31 दिसंबर 2024 को और ड्यू डेट है 31 जुलाई 2024। तो इसका मतलब वो लेट हो गए हैं फाइल करने में। तो सिंस वो लेट हो गए हैं फाइल करने में तो उनके लॉस के साथ क्या होगा? हमारे इस फाइल करने में लेट हो जाने में सिर्फ एक एक्सेप्शन था, वो एक्सेप्शन था हाउस प्रॉपर्टी लॉस का एक्सेप्शन। बाकी सारे जितने लॉस होते हैं उनका कैरी फॉरवर्ड उस पर्टिकुलर ईयर के लिए
कैंसिल हो जाता है। तो हमारा ये लॉस कौन सा गिवन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस गिवन है। तो क्या ट्रीटमेंट होगा इसका, आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, लॉस कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड, रिटर्न वाज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस होता तो आंसर होता इसका कि यस इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि वो एक इकलौता एक्सेप्शन है सेक्शन 80 के अंडर। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको समझ आ गई होगी। एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्लबिंग ऑफ इनकम देखी फ्रॉम सेक्शन 60 टू सेक्शन 65, जिसमें हमने कुछ केसेस देखे कि जिसमें स्पाउस के नाम पे आप इनकम करवा देते हैं तो भी टैक्स आप ही के इनकम पर लगता है। अगर आप एसेट को ट्रांसफर कर देते हैं पर अगर वो ट्रांसफर रिवोकेबल है तब भी आप ही की इनकम पर टैक्स लगता है। फिर हमने माइनर की इनकम कैसे क्लब होती है ये देखा था। माइनर की इनकम क्लब होती है उस पेरेंट की इनकम में जिस पेरेंट की इनकम ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद हमने इंट्रा हेड सेट ऑफ देखे, कैसे आप हेड के अंदर ही अपना सेट ऑफ कर सकते हैं लॉस को दूसरे प्रॉफिट के अगेंस्ट। अगर इंट्रा हेड सेट ऑफ करके भी आपका लॉस बच जाता है तो आप किन केसेस में इंटर हेड सेट ऑफ कर सकते हैं। हमने इसमें कुछ ऐसे लॉसेस देखे जो इंटर हेड सेट ऑफ नहीं हो सकते, जिनमें इंटर हेड सेट ऑफ नहीं हो सकता है। जैसे हमने कैपिटल गेन्स में देखा कि कैपिटल गेन्स का सेट ऑफ इंटर हेड नहीं हो सकता है। और जैसे हमने पीजीबीपी की इनकम में देखा, पीजीबीपी से अगर आपको कोई लॉस हो रहा है तो वो आपका सैलरी की इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता है, ठीक। और हाउस प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख का मैक्सिमम कैप होता है। फिर हमने कैरी फॉरवर्ड के पीरियड्स देखे कि कितने सालों तक आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सबके लिए 8 साल था, बस रेस हॉर्स मेंटेनेंस लॉस के लिए और स्पेकुलेशन लॉस के लिए आपका 4 साल था। फिर हमने देखे सेक्शन 80 में रिटर्न का रूल कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है ड्यू डेट तक तो आपका कैरी फॉरवर्ड उस पर्टिकुलर ईयर के लिए कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बाकी कोई भी लॉस आप उस पर्टिकुलर ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। लास्ट में हमने इन सब थ्योरेटिकल रूल्स को, इन सब सेक्शंस को एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझने की कोशिश करी। तो ये था इस पूरी वीडियो का की टेक अवे। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम में सेक्शन 80C, 80D से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डिडक्शंस और ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल कॉमर्स सक्सेस, एंड अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई टू दैट क्वेरी ASAP। और अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं यू कैन ऑल्सो ड्रॉप दैट डाउन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।